हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, सोने ने सोना मुहाल कर दिया है। सोने ने भारत सरकार के मुलाजिमों का सोना जो है वो दुर्भर कर दिया है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मैं सोना यानी कि गोल्ड की बात कर रहा हूं और दूसरा सोना यानी कि नींद। तो सोने के कारण नींद जो है वो उड़ गई है भारत सरकार की। क्यों उड़ी है, आज हम दूसरे सोने यानी गोल्ड के बारे में चर्चा करके आपको समझाएंगे। दोस्तों, इस विषय पे आने के पहले कि क्यों भारत सरकार की नींद जो है वो उड़ गई है, सोना दुर्भर क्यों हो गया सोने के कारण, इसको बताने के पहले मैं आपको एक दूसरी खबर बता दूं कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से गोल्ड जो है, सोना जो है, ये विश्व के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं सारे, उन सबकी बैलेंस शीट में आज की डेट में सबसे बड़ा एसेट बन के उभरा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आज की फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि गोल्ड रिप्लेस ट्रेजरीज एज टॉप एसेट हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक्स। गोल्ड जो सेंट्रल बैंक का ट्रेजरी एसेट में अब 27% जो है वो गोल्ड है, जो पिछले साल 20% था। और यूएस ट्रेजरी जो पिछले साल 25% था वो घट के 22% हो गया। तो यानी यूएस ट्रेजरी 22% हो गया है। रिजर्व का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सारे सेंट्रल बैंक्स के पास में रहता है, क्यूमुलेटिवली मिला के, सिर्फ आरबीआई की बात नहीं कर रहा हूं, वो गोल्ड आज की डेट में 27% हो गया है फॉरेक्स का, और 22% जो है वो यूएस ट्रेजरी हो गया। पर इसमें भी एक चीज है कि डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स जो है वो आज भी सारे सेंट्रल बैंक के सबसे बड़े एसेट है। अब यूएस ट्रेजरी जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट का एक भाग है, सबसे बड़ा भाग है। इसके अलावा कॉरपोरेट बॉन्ड्स यूएस कंपनीज के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इनके भी बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं इनके बॉन्ड्स, इनके शेयर्स अपनी बैलेंस शीट में रखते हैं। उसके अलावा लोन्स जो रहते हैं या डिपॉजिट जो रहता है, जैसे हमारा आरबीआई बहुत सारा डिपॉजिट रखता है फेडरल रिजर्व के साथ में, तो वो भी आता है। आप लोग स्मार्ट दर्शक हो, आप लोग करंट अनप्लग बाय राजीव देखते हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यूएस ट्रेजरी और डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट जो, इसमें क्या अंतर है। डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट आज भी सारे सेंट्रल बैंक्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे ज्यादा है, और उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है यूएस ट्रेजरी। यूएस ट्रेजरी यानी जो यूएसए की सरकार बॉन्ड के माध्यम से कर्जा उठाती है, उसको यूएस ट्रेजरी बोलते हैं। तो यूएस ट्रेजरी अभी तक 25% हुआ करता था, जो घट के 22% हो गया है। सोना जो है, गोल्ड जो है, वो 20% होता था, वो बढ़ के 27% हो गया है। और जो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं, जिसमें यूएस ट्रेजरी भी है, जिसमें डिपॉजिट भी है यूएस के बैंक्स में, जिसमें यूएस कॉर्पोरेट्स के बॉन्ड और उनके शेयर्स भी हैं, ये आज भी 44% है, जो सबसे ज्यादा है। अब ये बात मैंने आपको बताई आपके जनरल नॉलेज के लिए। आते हैं आज के मुद्दे पे। दोस्तों, हुआ ये कि कल शाम में ब्लूमबर्ग, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिजनेस वायर एजेंसी है, इसने रिपोर्ट किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोना बेचा है। अब ब्लूमबर्ग को क्यों प्रतीत हो रहा है ये, तो ब्लूमबर्ग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर हफ्ते अपना एसेट और लायबिलिटी का जो डाटा है वो अपने वेबसाइट पे डालता है। तो ब्लूमबर्ग ने वहां से उठाया न्यूज। मई 22 को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट पे गोल्ड था, उस गोल्ड का वैल्यू था 10.98 लाख करोड़। 10.98 लाख करोड़ मई 22 को। यही मई 15 को जो सोना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट पे, वो था 11.45 लाख करोड़। ठीक है, तो 11.45 लाख करोड़ से ये घट के 10.98 लाख करोड़ हुआ, यानी 47,000 करोड़ कम हो गया। तो ये जो 47,000 करोड़ कम हुआ, इसी डाटा को ब्लूमबर्ग ने पकड़ा और बोला कि भारत सरकार ने सोना बेचा है। ब्लूमबर्ग ने क्वांटिटी, अगर सोना बेचा है तो बैलेंस शीट में
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो सोना घटना चाहिए। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक सोना कितनी क्वांटिटी में उसकी बैलेंस शीट में, ये अभी तक जब जाहिर नहीं किया है। हुआ ये, जब ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया तो भारत की महान मीडिया ने पता नहीं कहां से ये 47,000 करोड़ को $12 बिलियन बना दिया। देखिए, अगर मैं 90 रुपए या 95 रुपए का भी $1 पकड़ू तो 47,000 48,000 करोड़ होता है, 5 से 6 बिलियन डॉलर, तो 5 साढ़े 5 बिलियन डॉलर। तो ये कहां से $12 बिलियन हो गया मुझे मालूम नहीं, या तो ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया होगा, तो दैट आई डोंट नो। बट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट जो मैं खोल के बैठा हूं, मेरे सामने है, उसके अंदर में 10.98 लाख करोड़ जो है वो मई 22 को सोना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट में, और उससे ठीक एक हफ्ते पहले उस सोने की कीमत थी 11.45 लाख करोड़। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हुआ ये, ब्लूमबर्ग ने ये न्यूज दिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार का एक कर्तव्य बनता था कि कल शाम में न्यूज आई है तो इसको रात में ही आके इसका खंडन करते, या सुबह स्टॉक मार्केट खुलने के पहले खंडन करते। मार्केट खुलने के बाद बहुत देर बाद सीएनबीसी में ये न्यूज आई कि आरबीआई ने इस चीज का खंडन किया है, और दोपहर में आरबीआई ने प्रेस रिलीज एक इशू किया। अब खेल यहां से शुरू होता है। जो प्रेस रिलीज आरबीआई ने इशू किया उसके अंदर में इन्होंने एक नोट लगाया। ठीक है, नोट लगा के उन्होंने डाटा दिया। मजे की बात यह थी कि ये जो डाटा था, ये डाटा आरबीआई ने दिया है कि कितना उसके पास में सोना पड़ा हुआ है। पर मजे की बात यह है कि ये डाटा सिर्फ 24 अप्रैल तक का है। ठीक है, जो एसेट लायबिलिटी 22 मई तक की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमको दिखाई है, सोने की क्वांटिटी 22 मई तक का पता नहीं चला है, वो हमें 24 अप्रैल का ही दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये तो भाई चीजों को और उलझा रहे हैं, लेटेस्ट डाटा ही नहीं दिया इन्होंने खंडन किया कि नहीं, 880 टन सोना पहले भी था भारत सरकार के पास में, अप्रैल 3 में, अप्रैल 10 में, अप्रैल 17 में और अप्रैल 24 में, ये चारों हफ्ते जो है 880 टन सोना जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रहा है। पर ब्लूमबर्ग ने तो कहा कि मई में बेचा है। ब्लूमबर्ग ने तो मई के डाटा को पकड़ के बात कही है, तो आप अप्रैल का डाटा क्यों दे रहे हो भाई? यही बड़ा घालमेल है। और जब मई का डाटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज नहीं तो कल इनको रिलीज करना ही होगा, तब हम देखेंगे कि उस डाटा में क्या 880 टन है गोल्ड बैलेंस शीट में कि नहीं है। तो अभी सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आरबीआई कब जो है वो अपना गोल्ड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड का डाटा जो है वो रिलीज करती है। दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई अगर आपने सोना बेचा भी है तो आप छिपा क्यों रहे हो इस बात? छिपाने वाली क्या बात है? इसी दौरान सऊदी अरबिया ने भी सोना बेचा, इसी दौरान यूएई ने भी बेचा। बड़े बड़े रईस मुल्कों ने अपने सेंट्रल बैंक के पास में जो सोना है उसको उठा के बेचा है। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं थी, परंतु इस सरकार का डीएनए ऐसा है कि ये जनता से, आपसे, मुझसे, जो हम लोगों ने इनको निर्वाचित किया है, इनसे ही ये बातें छुपाती है, और यही समस्या की सबसे बड़ी जो है वो जड़ है। अब कैसे ये जड़ है मैं आपको बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दे रहा हूं, आप लोग स्मार्ट व्यूअर्स हो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या है ये डाटा? मैंने थोड़ा सा इनकी बैलेंस शीट को और स्टडी किया, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निकाल के आज। अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि मई 2025 की बात कर रहा हूं, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टोटल फॉरेक्स रिजर्व तक $686 बिलियन। 24 अप्रैल का जो आज डाटा दिया उसमें इन्होंने बताया है कि फॉरेक्स रिजर्व रहा है $698 बिलियन। तो मोदी 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 करके जो क्रेडिट लिए जा रहे हैं ये कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है मोदी जी के कार्यकाल में, ये आधी अधूरी जानकारी। अभी सुनिए, नीचे का आप इंफॉर्मेशन सुनोगे आपको समझ में आएगा। मैंने आपको हर बार अपने इस मंच से बताया है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी नहीं देखना है, आपको देखना है फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के 3 भाग होते हैं।
एक होता है फॉरेन करेंसी एसेट, जिसका मतलब है डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, येन, युआन, स्विस फ्रैंक, पाउंड स्टर्लिंग, इसके कितने ज्यादा जो है वो नोट हमारे रिजर्व बैंक के पास में है, इसका कितना भंडार है, वो फॉरेन करेंसी एसेट बताता है। दूसरा भाग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रहता है गोल्ड, और तीसरा भाग रहता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जो आईएमएफ के अंदर में हमारे बने हुए आज की डेट में पड़े हुए। अब देखिए फॉरेक्स रिजर्व तो बढ़ा है, $686 बिलियन से $698 बिलियन जो है वो पहुंचा है, परंतु फॉरेन करेंसी एसेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो $581 बिलियन था मई 2025 में, जो घट के हुआ है $554 बिलियन। $581 बिलियन से घट के $554 बिलियन हो गया फॉरेन करेंसी एसेट। तो फिर फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ा है? फॉरेक्स रिजर्व इसलिए बढ़ा है क्योंकि गोल्ड की जो वैल्यू मई 2025 में $81 बिलियन की थी आरबीआई की बैलेंस शीट पे, वो बढ़ के $120 बिलियन हो गई, $40 बिलियन बढ़ गया। तो जो मेन चीज है फॉरेन करेंसी एसेट, ये घट गया $27 बिलियन से, और गोल्ड के रेट इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े, इसके बैलेंस शीट पे $80 बिलियन से $120 बिलियन जो है वो हो गया। गोल्ड कोई बहुत ज्यादा 2025 में खरीदा नहीं था, आरबीआई ने बहुत ज्यादा नहीं खरीदा था। एक और जनरल नॉलेज की बात आपको बताता हूं, कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको पता है कि 2025 में किसने सबसे ज्यादा गोल्ड की बाइंग की? आप बोलोगे चाइना, जी नहीं, गलत जवाब है। सबसे ज्यादा गोल्ड की बाइंग 2025 में यदि किसी ने की है तो वो कोई देश नहीं है, वो एक कंपनी है, और उस कंपनी का नाम है टीथर, जो स्टेबल कॉइन निकालती है। स्टेबल कॉइन टीथर जो है उसने $100 बिलियन का गोल्ड लास्ट ईयर परचेज किया, ठीक है, और सारे सेंट्रल बैंक्स ने मिलके कुछ $850 बिलियन के आसपास का गोल्ड बाय किया। अभी पिछले 3 साल तक, यानी 2025 के 3 साल पहले तक, यानी 2022, 2023, 2024, इन तीनों सालों में सेंट्रल बैंक ने 1000 टन से ज्यादा का गोल्ड बाय किया। मैंने $865 बिलियन बोल दिया था, वो 865 टन है। 865 टन जो है सेंट्रल बैंक्स ने लास्ट ईयर 2025 में गोल्ड बाय किया, 865 टन गोल्ड बाय किया, जो उसके पहले के 3 सालों में 1000 टन के ऊपर जा रहा था। तो पिछले साल उसके पिछले 3 साल के मुकाबले कम गोल्ड बाइंग हुआ है। 2025 में कम गोल्ड बाइंग हुआ है 2025 सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, और 2025 में सबसे ज्यादा गोल्ड बाइंग जो किया है वो टीथर स्टेबल कॉइन ने किया। खैर, ये जनरल नॉलेज की आपको बात बताई मैंने। तो अब आते हैं वापस इसी मुद्दे पे। तो ये जो मोदी 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 करके वाहवाही लूट ली कि फॉरेक्स रिजर्व मोदी जी के कारण बढ़ रहा है, मोदी जी विदेश से जा जाके जो है वो बहुत पूंजी देश में खींच के लेके आ रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन। अब चूंकि इन्होंने वाहवाही लूट ली है, इन्होंने जनता को ये नहीं बताया कि सोने के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े, जिसके कारण बैलेंस शीट पे आरबीआई के जो गोल्ड था उसकी वैल्यू बढ़ गई। सारा का सारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मोदी जी ने सारा क्रेडिट खा लिया। तो अब जब गोल्ड के दाम नीचे गिर रहे हैं तो अब इनको साफ सूंघे, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 28 फरवरी को जब युद्ध आरंभ हुआ था उसके पहले विश्व मार्केट में गोल्ड के दाम चल रहे थे कुछ $5200 पर आउंस या $5300 पर आउंस के आसपास चल रहे थे। आज $4500 पर आउंस के आसपास में, $800 पर आउंस गोल्ड के दाम गिरे हैं, ठीक है। तो अब भारत की बैलेंस शीट जो है, आरबीआई की बैलेंस शीट जो है, उसमें भी बहुत बड़ा सुराख नजर आ रहा है, ठीक है। अब वो जो लेटेस्ट डाटा आएगा उसमें समझ में आएगा कि भाई कितना ज्यादा जो है इसका इफेक्ट पड़ा है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि भारत सरकार यदि शुरू से ही आपसे और मुझसे सही बात करती, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि फॉरेन करेंसी एसेट हमेशा देखना चाहिए, भारत सरकार के कोई नुमाइंदे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नुमाइंदे या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई नुमाइंदे आके आपके सामने ये बताते
कि हमारा फॉरेन करेंसी एसेट मई 2025 के मुकाबले आज गिर गया है, घट गया है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। और फॉरेक्स रिजर्व में आपको उसका प्रतिबिंब जो है, रिफ्लेक्शन जो है नहीं नजर आ रहा, क्योंकि गोल्ड जो है इसी दौरान बढ़ा है, इसीलिए हम बचे हुए हैं। ऐसा आके इन्होंने किसी ने भी बताया नहीं। इन्होंने मोदी जी को जो है पूरा क्रेडिट दे दिया। इसीलिए जो है अब कोई सामने आके जो है वो सफाई नहीं दे रहा है कि सेंट्रल बैंक ने वाकई में गोल्ड बेचा है कि नहीं बेचा है दोस्तों। पर ये जो पूरा का पूरा एक आज सफाई करने का कार्यक्रम प्रयोजन जो किया गया, इससे स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ा। स्टॉक मार्केट लगभग निफ्टी 300 पॉइंट, सेंसेक्स लगभग 800-900 पॉइंट डाउन था सुबह। और जैसे ही ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज आया या सीएनबीसी में न्यूज आई, उसके बाद में मार्केट ऊपर चढ़ना चालू हुआ। ऊपर चढ़ना यानी कि रिकवरी करना शुरू हुआ, और 3 बजे के पहले तक मात्र ये 35 से 40 पॉइंट डाउन रह गया था। क्लोजिंग के टाइम में कुछ 75 से 80 पॉइंट निफ्टी डाउन बंद हुआ। तो मेरा कहना यह है कि भाई यदि आपने सोना बेचा नहीं है तो क्या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के किसी ऑफिशियल का काम नहीं बनता है क्या कि लेटेस्ट डाटा लेके आए, या आरबीआई के किसी ऑफिशियल का काम नहीं बनता है क्या कि लेटेस्ट डाटा लेके आए और दिखाएं कि जून 3 है आज, मई 25 तक ये हुआ है, जो एक हफ्ते पहले तक का जो डाटा ये दे सकते थे। इन्होंने क्यों 1.5 महीने पहले अप्रैल 24 का डाटा दिया है? क्यों नहीं मई 25 या मई 20 इस तरह, मतलब आसपास की कोई डेट का डाटा दिया हो? मैं एसेट एंड लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो डाटा दिया इन्होंने, पर इन्होंने कितना क्वांटिटी गोल्ड होल्ड है बैलेंस शीट पे आरबीआई के है, उसका डाटा 24 अप्रैल का ही दिया। तो ये क्वेश्चंस के आंसर देने के बदले, किसी भी तरीके से इन चीजों पे क्लैरिटी लाने के बदले इन्वेस्टर्स को और कंफ्यूज कर रहा है। अब सवाल ये हो गया है कि अश्वत्थामा हतो नर नहीं कुंजो, यानी अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है, और उसी टाइम में जोर से बिगुल बजा दिया गया ताकि द्रोणाचार्य जी को सुनाई ना आए कि ये अश्वत्थामा हाथी मारा गया है, ना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वैसा ही कुछ दृश्य जो है अभी मेरे को नजर आ रहा है, जो आरबीआई ने चित्र जो है वो गढ़ा है हम लोगों के सामने। आने वाले दिन दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। गोल्ड का रिजर्व यदि कम होता है तो कई लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं। अभी अभय दुबे जी को 1 घंटे पहले मैंने इंटरव्यू दिया एक प्रोग्राम में, उन्होंने भी कहा कि भाई अगर गोल्ड घटता है तो आपको नहीं लगता है कि इससे इन्वेस्टर कम्युनिटी में, जनता में, पॉलिसी मेकर्स में, अपोजिशन पार्टीज में, सब में एक तरीके का डर, एक तरीके का खौफ का माहौल बढ़ेगा कि भाई भारत सरकार पे ऐसी क्या विपत्ति आ गई है कि इसको अपना सोना बेचना पड़ रहा है। दोस्तों, जो मैंने परसों के वीडियो में आपको बताया था, अपने पिछले वीडियो में, मैं वही चीज आपके सामने फिर दोहराना चाह रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार खुद जो है वो चाह रही है कि 1991 के साथ में आज की जो स्थिति है उसका एक पैरेलल क्रिएट किया जाए, या 2013 की स्थिति के साथ जो है मिलता जुलता वाला स्थिति दिखाया जाए, ताकि भारत सरकार जो है अपने कॉरपोरेट जो उसके मित्र हैं इनके लिए एनआरआई बॉन्ड्स नाम के एक इंस्ट्रूमेंट ला सके। एनआरआई बॉन्ड के माध्यम से इनको 8 से 9% इंटरेस्ट रेट, 7.5%, 8%, 9%, मुझे नहीं मालूम, बट हायर इंटरेस्ट रेट जो यूएसए में या यूके में ये एनआरआई लोग अपना डिपॉजिट रखे उस पर ना मिले, भारत सरकार उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है इनको देने की तैयारी कर रही है। भारत के बड़े बड़े धन्ना सेठ जो भारत से बाहर पैसा लेके जा चुके हैं, इनके लिए हो सकता है एक बहुत अच्छा माहौल बनाया जा रहा है। ये कॉर्पोरेट फ्रेंडली सरकार है, और मुझे बहुत हद तक शक हो रहा है कि ये सरकार ही चाह रही है कि एक हवा क्रिएट हो ताकि एनआरआई बॉन्ड या इंडिया रिसर्जेंट बॉन्ड को लॉन्च किया जा सके और उसके माध्यम से अपने धन्ना सेठ मित्रों को मदद पहुंचाई जा सके। ये सारे धन्ना सेठ जो है, अदानी अंबानी, दोस्तों आप इस बात को समझिए कि ये धन्ना सेठ लोगों के प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बिक नहीं रहे, डोमेस्टिक मार्केट में भी ज्यादा बिक नहीं रहे, मंदी जैसा माहौल छाया हुआ है, और ये सारे धन्ना सेठ बहुत ज्यादा लोन लेके बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा डेट में है। अगर मैं सिर्फ अदानी ग्रुप ही पकड़ूं तो अदानी ग्रुप पे 1.5 लाख करोड़ से लेके
2.25 लाख करोड़ के बीच में डॉलर डिनोमिनेटेड या फॉरेन करेंसी लोन है। और अदानी के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि उसकी पूरी आमदनी, चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे रियल एस्टेट हो, पूरी आमदनी रुपये में है, पर आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है अपने डॉलर डिनोमिनेटेड लोन पे, वो तो डॉलर में करना पड़ रहा है। तो अगर डॉलर के मुकाबले रुपया गिरेगा, आपकी जो आमदनी है जो पहले 100 रुपए के बराबर थी, अब वो घट के 90 रुपए के बराबर हो जाएगी, तो आपको तो नुकसान है, आप तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, आपको अब ज्यादा रुपया देना पड़ेगा डॉलर के मुकाबले, क्योंकि आप गिरते चले जा रहे हो। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि भारत के आज की डेट में जो कॉर्पोरेट्स है, इंडिया इंक है, इसके ऊपर में 15 लाख करोड़ से ज्यादा का डॉलर डिनोमिनेटेड लोन है या फॉरेन करेंसी लोन है, नॉट ओनली डॉलर डिनोमिनेटेड, फॉरेन करेंसी लोन है। अब इस 15 लाख करोड़ पे इनको इंटरेस्ट रेट तो पे करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आमदनी इनकी हो नहीं रही है ज्यादा, क्योंकि चाइना में एक तरीके से ओवर प्रोडक्शन है, बहुत ज्यादा माल पड़ा हुआ सस्ते में डंप कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल नहीं मिलने के कारण इकोनॉमी सिकुड़ रही है, थोड़ी सी जो है जो ग्रोथ हो रहा था वो सिकुड़ रहा है। तो अब इन धन्ना सेठों को डर लग रहा है कि भैया हमको 8-9% के हिसाब से फॉरेन में लोन चुकता करना पड़ा, कैसे करेंगे भाई अगर हमारी आमदनी नहीं होगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धन्ना सेठों के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है, इस तरीके का भौकाल खड़ा करके कि देखिए भारत सरकार गोल्ड बेच रहा है, भारत सरकार जो है वो परेशान है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं फॉरेन घूमने मत जाओ, सोना मत खरीदो, फिर धीरे से इकोनॉमिक टाइम्स और यहाँ वहां जो है न्यूज प्लांट की जा रही है। ये सारा एक भौकाल क्रिएट करके जो है एनआरआई बॉन्ड लॉन्च करने का प्रयास हो रहा है। दोस्तों मैं क्यों इस एनआरआई बॉन्ड के खिलाफ हूं? देखिए दो चीजें, या तो एनआरआई बॉन्ड लॉन्च किया जाएगा, या जो भारत से बाहर ब्लैक मनी गई है, हो सकता है 1991 में जैसे घोषणा की गई थी वैसी घोषणा कर दी जाए कि जो भी ब्लैक मनी है वो वापस आप इंडिया में लेके आ जाइए, नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, जो भी ब्लैक मनी है वो वापस देश के अंदर में आ जाएगी। ये भी हो सकता है, उसके लिए भी एक भौकाल बनाया जा रहा हो। ये सारे मेरी आशंका है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं, मुझे मालूम नहीं है, ये मेरी आशंका है, मुझे किसी ने बताया नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो ये जो भौकाल खड़ा किया जा रहा है इसमें भारत सरकार कहीं ना कहीं लिप्त, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये चाहती है कि धन्ना सेठ जो मित्र हैं इस सरकार के, उनको ऐसी मंदी के माहौल में राहत दी जाए जब विदेशी कर्जा, विदेशी लोन जो है उनके गले तक आ गया है और उनसे वो लोन चुकता कर पाना जो है बहुत दिक्कत का सामना वो कर रहे हैं। दोस्तों आगे भी मैं इस मुद्दे पे बात करता रहूंगा, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मेरा अगला पेड वीडियो 25 जून को आने वाला है, यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।